आज से नया चैप्टर शुरू, बोलो करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करें। हाँ देखो करंट होता क्या है, पहला जो 2 चैप्टर था दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, जिसमें हम लोग कैपेसिटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े। अब ये जो चैप्टर है दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम लोग कई बार इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी पढ़ता है, समझ में आया। पहला चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा चैप्टर भी था इलेक्ट्रोस्टैटिक, एंड दिस इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसमें हम लोग बात करेंगे चार्ज इन मोशन, ठीक है। अब अगर चार्ज इन मोशन होता है तो उसके लिए एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड करंट। अब करंट क्या होता है, जैसे मान लो ये चार्ज और ये चार्ज चला जा रहा है किसी स्पीड से, ठीक है, ये चार्ज ऐसे मूव कर रहा है। अब तुम किसी पॉइंट पे खड़े हो तो ये चार्ज तुमको पास कर रहा होगा, क्रॉस कर रहा होगा ना पी पॉइंट से। हाँ। तो करंट जो डिफाइंड है 2 तरह से डिफाइंड है। एक करंट बोले तो I बराबर dq/dt, ठीक है, कूलम पर सेकेंड। इसको हम लोग एम्पियर भी बोलते हैं, समझ में आ। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, समझ में आ। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, समझ में आ। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट, समझ गए। दूसरा होता है एवरेज करंट। एवरेज करंट जैसे यहाँ पे तुम खड़े हो तो टोटल चार्ज कितना पास किया और कितने देर में पास किया, इसका भी यूनिट एम्पियर होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एवरेज करंट। एवरेज करंट मतलब हुआ टोटल करंट कितना पास किया और डिवाइडेड बाय कितने टाइम में पास किया, ठीक है। तो एक टर्म हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस करंट और एक हो गया एवरेज करंट। जब भी हम करंट बोलेंगे तो इसका मतलब हम इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में बात कर रहे हैं, सही। जब हम एवरेज करंट बोलेंगे तभी एवरेज समझना है, अदरवाइज ये इंस्टेंटेनियस करंट ही होता है, समझ गए क्या। यस सर। अरे ना, ठीक है। सो 2 तरह का करंट डिफाइंड है, इट इज द rate of flow of charge to any point, और second is I average, that is the total charge which passes through point P in time t, ठीक है। ये करंट का कहानी। अब देखो करंट फ्लो कैसे करता है, ठीक है। तो इसको अब थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। इसको एक्सप्लेन करेंगे तो मॉलिक्यूलर लेवल पे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, सही। तो इसको थोड़ा समझने का कोशिश करो, ठीक है। अब देखो हम समझा रहे हैं, समझो। जैसे मान लो हमने, ठीक है, एक बड़ा सा लोहे का कंडक्टर ले लिया, ये सिलेंडर टाइप का एक बड़ा सा ऐसा कंडक्टर ले लिया, ठीक है, ये, ठीक है, कंडक्टर ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये पता है तुमको। यस। कंडक्टर और इंसुलेटर में जरा सा का अंतर होता है। कंडक्टर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है, ठीक है, समझ में। और इंसुलेटर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री नहीं होता। हमारे लिए ये इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट होता है, हमें टोटल इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देखो इस कंडक्टर का कुछ टेम्परेचर रहेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है फ्री है वो कैसा मोशन करता है इस कंडक्टर में, वो फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह का रैंडम मोशन कर रहा होता है। यहाँ गया पहला इलेक्ट्रॉन, यहाँ से टकरा के फिर मान लो है ना यहाँ उठा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से जिगजैग मोशन करके यहाँ आया, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये ऐसे करके यहाँ टकराया, समझ में आ। ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम मोशन करते, ये यहाँ पे टकराया फिर एक दूसरे न्यूक्लियस से टकराने के बाद इधर गया, किधर भी जा सकता है, रैंडम मोशन जिगजैग मोशन ये चलता रहेगा, समझ में आ, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कंडक्टर में करता रहता है, कभी इधर कभी उधर, समझ में, क्योंकि फ्री है, ठीक है। इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, दे आर ऑलवेज परफॉर्मिंग रैंडम मोशन, जिगजैग मोशन किधर भी करता रहता है, ठीक है, समझ में आ, ठीक है। जिसको तुम लोग ब्राउनियन मोशन समझते हो, पढ़े होगे तुम लोग 9th 10th में,
ठीक है। ये ब्राउनियन मोशन टाइप का मोशन करता रहता है। कौन करता है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब कंडक्टर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो वैलेंस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है। अब देखो क्या हो, ठीक है, कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से चल के यहाँ पे टकराया, तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? L1। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ टकराया, तो ये डिस्टेंस कितना किया? L2। ये कितना किया? L3। ये कितना किया? L4। ठीक है, हर इलेक्ट्रॉन हर समय ये अलग अलग दूरी पे टकराएगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला ना, ये यहाँ जाके यहाँ पे टकराया किसी एटम से, ठीक है, और यहाँ से टकराने के बाद फिर ये ऐसे करके रैंडम यहाँ गया। ठीक है, ये जो कोलिजन होता है ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लॉस नहीं होता। समझ में आया? तो ये इलेक्ट्रॉन देखो एक बार क्या होगा, यहाँ से चल के यहाँ गया, ठीक है, और अगली बार फिर यहाँ से यहाँ गया। हर बार ये रैंडम हो, यहाँ से टकराने के बाद फिर ये इधर उधर जाके यहाँ टकराएगा। तो हर बार ये कुछ डिस्टेंस, ठीक है, दो एटम के बीच जो टकरा रहा है ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और हर बार ये डिस्टेंस क्या होगा? बदलता रहेगा। ठीक है, सो ये L1, L2, L3, L4, इनको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड फ्री पाथ। समझ में आया? फ्री पाथ का मतलब होता है द सेपरेशन बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। दो कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग फ्री पाथ बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्या बोल रहे हो रे? सर वो मतलब ये इलास्टिक कोलिजन कैसे कर रहे हैं? मतलब लॉस क्यों नहीं हो रहा एनर्जी? लॉस इसलिए नहीं हो रहा है कि जो मॉलिक्यूलर कोलिजन होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे कोलिजन होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली जाके न्यूक्लियस को टच नहीं करता। ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, गया 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 यहाँ से ऐसे मुड़ गया, ये एक्चुअल में टच नहीं करता। समझ में आया? क्योंकि टच करेगा तो न्यूक्लियर फोर्स आ जाएगा ना, बिना टच किए ये कोलिजन हो रहा है। समझ में आ रहा बात? ठीक है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जब ये बहुत कम डिस्टेंस पे आ जाता है तो न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करने लगता है और वो इसको रिपेल कर देता है। समझ में आया? तुम लोग सुने होंगे रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, सुने हो? रेज निकलती है ना, गोल्ड फॉयल के तरफ अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कर दो, बिना टच करे इधर उधर डेविएट हो जाता है ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में इस न्यूक्लियस को टच नहीं करता है, वो बिना टच करे इधर उधर मुड़ जाता है। ठीक है, तो ये कोलिजन हुआ, और किस तरह का कोलिजन हुआ? इलास्टिक। इसमें एनर्जी लॉस नहीं, जीरो। ठीक है, क्योंकि अगर एनर्जी लॉस होता तो ये इलेक्ट्रॉन अरबों खरबों साल से मोशन कर रहा है, तो कुछ ही समय में ये टकरा टकरा के रुक जाता है ना, तो रैंडम मोशन तो होता ही नहीं। समझ गए? हाँ सर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लॉस नहीं होता, इसीलिए प्रोसेस करोड़ों साल तक चलता रहता है। समझ में आया क्या? ठीक है, हाँ, तो ये हो गया फ्री पाथ। फ्री पाथ का मतलब समझ गए? द सेपरेशन बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ही बोलोगे, डिस्टेंस तो अलग अलग होगा, रैंडम पाथ है ना। दो के बीच सेपरेशन, यहां से यहां तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री पाथ। ठीक है, सही। अब हाँ, ये इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जो जाने में समय लगेगा, इसको हम लोग बोलते हैं टाउ1, इसको बोलते हैं टाउ2, टाउ3, टाउ4। ठीक है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच सेपरेशन जो होता है उसको फ्री पाथ बोलते हैं, और जो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच टाइम लगता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। स्पेलिंग गलत हो सकता है रे, स्पेलिंग अंग्रेजी कमजोर है रे मेरा। ठीक है, समझ में आ? टाउ1, टाउ2, टाउ3, टाउ4 आर कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, 10 है ना। द इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, एंड द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड फ्री पाथ। क्लियर है ना? अब देखो कि हर इलेक्ट्रॉन का फ्री पाथ जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि एक कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन होते होंगे? बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते होंगे ना, अरबों खरबों होते होंगे ना। तो जो फ्री पाथ होगा ये अरबों खरबों संख्या होगा।
हाँ हाँ सर। अब हम L1 निकालेंगे तो L2 नहीं निकाल पाएंगे, L3 नहीं निकाल पाएंगे, एक बार में एक ही काम में कर पाएंगे, और वो भी इलेक्ट्रॉन दिखता तो है नहीं। तो इसके लिए हम लोगों ने मान लिया, ठीक है, मान लिया कि एवरेज फ्री पाथ L1 प्लस L2 जितने भी है सबको जोड़ दिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिए, सही। दिस विल गिव यू, दिस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ और एवरेज फ्री पाथ। समझ में आया? हमने ये मान लिया, समझ में आया क्या हुआ? हर इलेक्ट्रॉन का फ्री पाथ अलग अलग होगा, ठीक है, और वो भी हर समय बदलता रहेगा। देखो ना, एक बार L1 है, एक बार L1 डैश है, एक बार L1 डबल डैश है, हर समय ये बदल ही रहा है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन का मीन फ्री पाथ हर बार बदल रहा। समझ में आ बात? ठीक है, अरे सही। तो ये जो है एक्चुअली हर बार कोलिजन में मीन फ्री पाथ बदल रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का भी मीन फ्री पाथ कम है तो दूसरे का ज्यादा, तीसरे का कुछ और। तो इस तरह से बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन है तो ऑन एन एवरेज सबका मीन फ्री पाथ क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि L1, L2, L3 अलग अलग नहीं है, सभी का क्या मान लिए? सेम मान। सेम क्यों माने, समझ में आया? अरे समझ में आया? हाँ सर। हाँ। क्योंकि जैसे तुमसे बोले हिंदुस्तान में लोगों का एवरेज एज क्या है, तो एवरेज एज हम लोग बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि इतने लोग हैं कि एक एक का एज बताना संभव नहीं है, तो एक एवरेज एज बता देते, ठीक है। समझ में आया? इसी तरह से क्योंकि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ, ठीक है, समझ में आया, इलेक्ट्रॉन्स है और उनका रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग है, तो हम एक एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी मान लेंगे, ठीक है। समझ में आया? एंड दैट इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एवरेज। समझ में आया? ये भी हमने कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। एक्चुअल में ये L1, L2, L3 और टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, टाउ 4 सब अलग अलग होता है, बट हमने सबको ऑन एन एवरेज क्या कर दिया? कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। देखो एक बार ये कम है तो अगली बार ज्यादा है, अगली बार और ज्यादा है, अगली बार कम हो जाएगा। तो किसी का ज्यादा, किसी का कम, किसी का कम, किसी का ज्यादा, ये चलता रहेगा और ऑन एन एवरेज ये क्या रहेगा? हर समय ये कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया? ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा समझना, जब हम इस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ये रैंडम मोशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन ज्यादा तेजी से करने लगता है, हाँ सर, है ना। और ज्यादा स्पीड से जब चलेगा तो जल्दी जल्दी टकराएगा, ठीक है। तो उस केस में मीन फ्री पाथ क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और रिलैक्सेशन टाइम भी कम हो जाता है। अगर हम कंडक्टर को हीट कर देंगे तो रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन रैंडम, जैसे तुम लोग सुनो केमिस्ट्री में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, सुने हो? हाँ सर। हाँ, गैस मॉलिक्यूल को अगर गर्म करते हैं तो उसका एनर्जी होता है ना 3√3/2 kT, है ना। 3/2 kT अपन लिखते हैं, एक मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का टोटल एनर्जी क्या लिखते हैं? 3/2 kT। तो ये क्या होता है? उसका काइनेटिक एनर्जी तो होता है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड है। तो एक्चुअली कि उसी तरह से जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो बाउंडेड है, जो ऑर्बिट में घूम रहा है, उसका तो कुछ बता ही नहीं सकते, उससे तो अपने कोई मतलब है ही नहीं। जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर रैंडम मोशन कर रहा है, ठीक है, उसका स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। स्पीड बढ़ जाने के कारण मीन फ्री पाथ क्या होगा? कम हो जाएगा, जल्दी जल्दी टकराएगा, ठीक है, और रिलैक्सेशन टाइम भी कम हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। अब देखो कि ये तो हमारा रैंडम मोशन था। अब इस रैंडम मोशन के कारण होता क्या? ये दो चीज तुमको समझा दिए, रैंडम मोशन के कारण होगा क्या ये अपने को समझना। अब देखो जैसे, ठीक है, अपन इसमें तो है ये मीन फ्री पाथ और ये सब समझाने के बाद एक्चुअल तो हमें रैंडम मोशन देखना, ठीक है। ये सिलेंडर था, अगर हम किसी पॉइंट P पे खड़े हो जाए तो देखो क्या हो, ये एक इलेक्ट्रॉन P पॉइंट पे खड़े हैं तो इलेक्ट्रॉन तो रैंडम मोशन कर ही रहा है। एक इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे करते हुए इधर गया और यहां टकरा,
एक इलेक्ट्रॉन इधर से रैंडम मोशन करते हुए इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से रैंडम मोशन करते हुए इधर गया, एक ऊपर से नीचे गया। तो तुम देखो कि इस पॉइंट से जितना इलेक्ट्रॉन इधर गया उतना इलेक्ट्रॉन इधर गया, उतना इलेक्ट्रॉन ऊपर गया और उतना इलेक्ट्रॉन नीचे गया। ऑन एन एवरेज अगर हम बोले व्हाट इज द करंट थ्रू पी, दैट इज 0। भाई एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर भी चला जाता है, रैंडम मोशन हो रहा है ना। जैसे रूम में तुम खड़े हो तो तुमको एटम, गैस एटम इधर से भी पार कर रहा होगा, इधर से भी पार कर रहा होगा, ऊपर से ऐसे, साइड से ऐसे। तो ऑन एन एवरेज तुमसे बोले कितना एटम तुमको क्रॉस किया, द आंसर इज 0। भाई ये किधर जाता है तो किधर भी चला जा रहा है। ठीक है, समझ में आया बात? हाँ। क्योंकि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एक साथ ऐसा मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह का रैंडम मोशन कर रहे हैं तो किसी पॉइंट पी से नेट चार्ज जो फ्लो करेगा, ठीक है, दैट इज 0, है ना। कि जितना चार्ज इधर गया उतना चार्ज इधर चला गया। तो हम बोलेंगे कि ये जो रैंडम मोशन है वो करंट क्रिएट नहीं करता। समझ में? ये जो रैंडम मोशन होता है उससे कंडक्टर में कोई करंट क्रिएट नहीं होता। समझ में? जो ब्राउनियन मोशन टाइप का हो रहा है ना, जिगजैग मोशन फ्री इलेक्ट्रॉन का, उससे कोई करंट क्रिएट नहीं होता। क्योंकि करंट डिफाइंड है ना, द चार्ज विच पासेस थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम टी। तो चार्ज तो कुछ पास कर ही नहीं रहा है ना, इधर से इतना चार्ज लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है उतना ही राइट हैंड साइड चला जा रहा है। समझ गए बात? अरे समझ गए रे, बोलते रहो रे। लेकिन हाँ बोलो। तो लेकिन अपना करंट तो फिर ऐसे स्केलर हुआ ना। हाँ हाँ, तो फिर इसमें डायरेक्शन का क्या मतलब रहा? डायरेक्शन का तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि कंडक्टर के अंदर जो चार्ज रैंडम मोशन कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा है, क्या उसके कारण चार्ज हमको पास कर रहा है, फ्लो कर रहा है मेरे तरफ से चार्ज? भाई इस पी पॉइंट से करंट कैसे डिफाइंड है? तुम फिर अटक गए, तुम चीजों को समझे नहीं। ये पी पॉइंट है, अगर चार्ज इधर से इधर पास किया, मान लो क्यू को, कितने देर में? टी टाइम में, तो हम बोलेंगे पी पॉइंट से कितना करंट गया, क्यू बाई टी, ऐसे ही बोलेंगे ना। अबे यही ना बोलेंगे, करंट यही ना डिफाइंड। अब ये चार्ज एक इधर गया और एक चार्ज इधर गया। अब तुमसे बोले व्हाट इज द चार्ज विच पासेस थ्रू पॉइंट पी, तो एक अगर इधर गया और एक इधर गया तो नेट चार्ज कितना पास किया? 0 पास किया, तो करंट क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया? ओके सर। तो ये रैंडम मोशन के कारण, इस रैंडम मोशन के कारण जितना चार्ज इधर जा रहा है उतना ही चार्ज इधर जा रहा है, उतना ही चार्ज ऊपर से नीचे आ रहा है, उतना नीचे से ऊपर चला जा रहा है। तो हम बोलेंगे पी पॉइंट से टोटल चार्ज कितना पास कर रहा है, दैट इज 0। सो ये जो रैंडम मोशन है उससे करंट क्रिएट नहीं होता। समझ गए? ठीक है। हाँ सर। ठीक है, सो रैंडम मोशन से करंट क्रिएट नहीं होता है। तो अब एक मोशन और देखेंगे। ठीक है, अगर लॉग आउट हो जाए तो लॉग इन कर लियो खुद। ठीक है, देखो क्योंकि अब फ्लो में हम पढ़ा रहे तो हमको दिखाई नहीं देता। अब क्या करते हैं कि इसी कंडक्टर को फिर से एक बार सोचते हैं। ये हमारा सिलेंड्रिकल कंटेनर था, सॉरी सिलेंड्रिकल वायर था। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन, ये पहला इलेक्ट्रॉन इधर से जाके यहाँ टकराता था ना, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर से आके कहीं यहाँ टकराता था, सेकंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा है। ठीक है, तीसरा कहीं यहाँ से जाके ऐसे टकराता था। ठीक है, चौथा कुछ इधर से ऐसे जाके इधर टकराता था, ये फोर्थ है। अब मान लो, ठीक है, मान लेते कि किसी तरह से अगर हमने इस कंडक्टर के क्रॉस अगर हमने एक बैटरी ऐसे लगा दी, V वोल्ट का बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, तो ये कंडक्टर का लेंथ कितना है? L। अब ये बैटरी क्या करेगा, इस एंड को पॉजिटिव बना देगा और इस एंड को क्या बना देगा? नेगेटिव। देखो रे, बना देगा ना। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब जब ये ऐसा क्रिएट कर देगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडक्टर में एक
इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा ना ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट। ठीक है, अब इस कंडक्टर में अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया तब देखो क्या हो। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही चलना स्टार्ट करेगा, अब मोशन देखना है क्या हो, तो जैसे ही चलना इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करेगा इस पे किधर फोर्स लगेगा, जिसके कारण ये अपने पाथ से इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये ऐसे जाकर के यहाँ टकराएगा क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है ना, तो यहाँ न टकरा के थोड़ा यहाँ टकराएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे भी इधर ही फोर्स लगेगा, फोर्स तो इधर ही रहेगा ना सारे इलेक्ट्रॉन पे। इस पे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगा, इस पे, तो ये भी जब यहाँ से चलेगा तो ये ऐसे न चल के कुछ ऐसा चलेगा कि ये भी अपने पोजीशन से इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये 1 से शिफ्ट होके 1' पे आ जाएगा। ये 4th इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से चल रहा था ये भी शिफ्ट होकर के कुछ यहाँ पहुंचेगा। देखो यहाँ पहुंचेगा 4th इलेक्ट्रॉन। ये जो 3rd इलेक्ट्रॉन है इस पे भी इधर फोर्स लगेगा तो ये भी यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पहुंच जाएगा। कहने का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन कितना शिफ्ट हो गया, x1। पहला इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन से कितना शिफ्ट हो गया, x1। दूसरा इलेक्ट्रॉन कितना शिफ्ट हो गया, x2। तीसरा इलेक्ट्रॉन कितना शिफ्ट हो गया, x3। ड्यू टू फोर्स। ये समझ में आया बात? तनीषा समझ में आया रे? जरा देख ले सभी को समझ में आ रहा है कैसे। तनीषा समझ में कहाँ है रे? है हाँ तनीषा बोलो। तनीषा हंस के बोला करो रे, खाना नहीं खाए रे तो। दिव्यांश। हाँ सर। मेरा आवाज कैसा है? धीरे धीरे बोलते हैं कि चिल्लाते हैं रे? बोलो कैसा लगता है? डर के पढ़ा रहे हैं कि खुल के पढ़ा रहे हैं? खुल के। तो तुम लोग बोलते तो ऐसा लगता है डर के बोल रहे हो। नहीं सर, माइक दूर हो जाता है तो माइक दूर हो जाता है। हाथ उठा के माइक को नजदीक लिया मुंह के पास। हाँ सर। कुशाग्र सर एक और बता दो। ठीक है, देखो क्या होगा, फिर से सुनो। ठीक है, अभी 3 मिनट है, अपन कंप्लीट कर सकते। क्या हो रहा है कि रैंडम मोशन जो हो रहा था, ठीक है, उससे अपन चल रहे हैं। देखो एक तो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर ही रहा था ना, फिर से इसको समझ लो। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है क्योंकि यहीं से करंट का कहानी चालू होता और अपन चैप्टर यहीं पे खत्म करेंगे। अब देखो ये सब भूल जाओ, ऐसा कुछ था। जब कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, तो देखो क्या होगा। अपन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं, 1-2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। देखो कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, जब कुछ नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाके रैंडम मोशन करके यहाँ टकराया है ना। हाँ सर। इसका पाथ लेंथ क्या है, L0, और रिलैक्सेशन टाइम क्या है, τ0। ठीक है, ये τ0 और L0 किसका फंक्शन है, टेम्परेचर। ये दोनों अभी हमने बताया कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा और मीन फ्री पाथ भी कम हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्पीड कांस्टेंट। सही। अब देखो इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलता था, यहाँ आ जाता था। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन था, यहाँ से चल के कहीं यहाँ आ जाता था। बस 2 ही इलेक्ट्रॉन पे अपन फोकस कर। ठीक, इसका भी मीन फ्री पाथ हमने मान लिया L0 ही और रिलैक्सेशन टाइम τ0 है। सब तो हम कांस्टेंट मान चुके। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसके क्रॉस एक बैटरी लगा दिया। ये जो सिलेंड्रिकल वायर है ना, इसके क्रॉस बैटरी लगा दिया V वोल्ट का। तो ये वाला एंड क्या बन गया, पॉजिटिव, और ये एंड क्या बन गया, नेगेटिव। जिसके कारण इस कंडक्टर में, देखो इस कंडक्टर में दोनों एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया ना। हाँ, इसके अंदर ये पॉजिटिव प्लेट टर्मिनल है और ये नेगेटिव, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा ना क्योंकि बैटरी लगा रखी है। एंड व्हाट इज E? E is equal to V by L। अगर इस कंडक्टर का लेंथ L है और पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, V by L। सही है। मतलब इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा E0। अब इस E0 के कारण क्या होगा देखो। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन था
ये जो इलेक्ट्रॉन था, देखो 1 मिनट बचा है, कट जाए तो आ जाइयो। ये जो इलेक्ट्रॉन था जैसे ही यहाँ से निकलेगा, इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा ना, F इज इक्वल टू E इंटू ई लगेगा ना, अपोजिट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज E इंटू ई नॉट लगेगा ना। तो जिसके कारण ये अपने पाथ पे ऐसे न जाके थोड़ा इधर जाएगा, थोड़ा इधर जाएगा, थोड़ा इधर जाएगा और फिर यहाँ आके टकराएगा, यहाँ पे टकराएगा। सही है, पाथ शिफ्ट हो जाएगा ना थोड़ा। उसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स किधर लगेगा, इधर ही। तो ये जब चलना स्टार्ट करेगा तो ये ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे चला जाएगा और यहाँ से फिर यहाँ आके टकराएगा। ठीक है, इसका रिलैक्सेशन टाइम तो फिक्स है, बात समझ में आया। यहाँ से यहाँ तक का ये लेंथ तो एल नॉट ही रहेगा और रिलैक्सेशन टाइम आगे सब। समझ में। अब देखो ये रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री पाथ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ना। हाँ सर। यस। अब हमने टेम्परेचर तो चेंज किया नहीं, ठीक है, तो ये टाउ और एल नॉट क्या रहेगा, कांस्टेंट। बट फोर्स के कारण ये इस जगह न जाके यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। और फोर्स के कारण, क्योंकि इस पे भी फोर्स घर लगेगा, तो ये अपने रास्ते से भटक के यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। अब तुम देखो कि जो पहला इलेक्ट्रॉन था किधर शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो गया। ये क्या हुआ, x1। ये कितना शिफ्ट हो गया, x2। सही, ये x1 शिफ्ट हुआ, ये x2 शिफ्ट हुआ, बट दोनों शिफ्ट सेम डायरेक्शन में हुआ। एक और इलेक्ट्रॉन अगर हम इधर जाते हुए लेते तो ये इधर जाते हुए ये भी इधर ही शिफ्ट होता, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगे। देखो जो ऊपर से नीचे जा रहा था वो भी इधर शिफ्ट हो गया, जो नीचे से ऊपर जा रहा था वो भी इधर शिफ्ट हो गया, जो इधर से इधर जा रहा होगा वो भी इधर शिफ्ट हो जाएगा। सारे इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही शिफ्ट होंगे, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स तो इधर ही लगेगा ना। हाँ ठीक है, ये एक्स को बोलते हैं, ये x1, x2, x3 को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। समझ में आ, ये ड्रिफ्ट कब आता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है। अब क्योंकि हमने एवरेज रिलैक्सेशन टाइम सबका सेम माना है, हमने मीन फ्री पाथ सबका सेम माना है, तो सबका ड्रिफ्ट भी क्या होगा, सेम होगा। x नॉट एक्चुअल में, देखो एक्चुअल में इसका रिलैक्सेशन टाइम अलग, इसका रिलैक्सेशन टाइम अलग, मीन फ्री पाथ सबका अलग होता है, बट हमने एवरेज सबका क्या मान लिया है, कांस्टेंट सेम। तो इसीलिए हमें पता है कि सबका ड्रिफ्ट x1, x2, x3 सब अलग अलग होगा, बट क्योंकि टाउ और एल नॉट सबका सेम है, इसीलिए सबका x भी क्या होगा, सेम, ठीक है। और x को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एवरेज ड्रिफ्ट। समझ में आया, ठीक है। एंड x नॉट बाई टाउ नॉट इज कॉल्ड एवरेज ड्रिफ्ट, एवरेज ड्रिफ्ट, ठीक है, वेलोसिटी, एवरेज ड्रिफ्ट। समझ में आया, दिस इज कॉल्ड एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो x नॉट किस पे डिपेंड करेगा, x नॉट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो x नॉट क्या होगा, ज्यादा। और टाउ नॉट किस पे डिपेंड करेगा, टाउ नॉट किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, टेम्परेचर, ठीक है। इसको हम लोग बोल देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ गए, ठीक है। अरे हाँ ना, हाँ सर। ठीक है। अब तुम ये बताओ, ये क्लियर है, यस सर। हाँ सर। ठीक है। अब तुम ये बताओ कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, हाँ सर। टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, सुनो पहले, टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, कम हो जाना चाहिए, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक चीज बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा, घटेगा,
सेम रहे? सेम रहे। तो बढ़ेगा। अगर तुम इस एक्सप्रेशन के हिसाब से देखोगे, अब देखो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने बोला दैट इज x नॉट बाई टाउ नॉट, है ना? x नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e नॉट, ठीक है? टाउ नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है। एल नॉट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मीन फ्री पाथ क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है? सही। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ होगा क्या, अब इसको समझना कैसे कि अगर हम इफ टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए तो एक्स नॉट कांस्टेंट रहेगा या बदल जाए? एक्स नॉट जो है ड्रिफ्ट सेम रहेगा या डिफरेंट हो जाए? सर सेम रहेगा। सर सेम रहेगा। अच्छा, ये एक्स नॉट क्या है? नहीं, बदल जाएगा, डेविएशन करता है, ठीक है? एक्स नॉट क्या है कि भाई रिलैक्सेशन टाइम के प्रोपोर्शनल है ना। हाँ, देखो इलेक्ट्रॉन अगर जल्दी जल्दी टकराएगा, अब देखो इसको समझना कैसे, ठीक है? एक्चुअल में ऐसे देख के लगता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगा, बट एक्चुअली इसका उल्टा होता है क्योंकि अपन सोच रहे हैं थोड़ा अलग। क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? E इंटू ई नॉट, इतना फोर्स लग रहा है, ठीक है? तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, ए हो जाएगा F बाई एम, दिस इज इक्वल टू ई नॉट बाई एम, सही? और V जो होता है V हो जाएगा कितना? V इज इक्वल टू U प्लस 80, सो इट इज A इंटू रिलैक्सेशन टाइम, सो V हमारा हो जाएगा A मतलब E इंटू ई नॉट बाई एम इंटू टाउ। अब देखो ये V क्या है? फाइनल वेलोसिटी, ठीक है? एक तो ये पहले हम ये समझा दें, फिर अपन आते हैं टेम्परेचर वाले। ये V क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ये V क्या है? सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है ना, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या? अब एक चीज और देखो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है x नॉट शिफ्ट हुआ तो x नॉट इज इक्वल टू 1/2 a t नॉट स्क्वायर, यही होगा? x नॉट इज इक्वल टू 1/2 a मतलब e नॉट बाई m इनटू टाउ स्क्वायर। x नॉट बाई टाउ हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या डिफाइन किया था? एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने डिफाइन किया था x नॉट बाई टाउ, सही? यही डिफाइन किया था ना? हाँ सर। तो x नॉट बाई टाउ यहाँ से क्या हो जाएगा? e नॉट बाई 2m इंटू टाउ, दिस इज द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी तुम्हारे सामने ये है ना, है तो ये x नॉट बाई टाउ है, बट ये कितना है? e नॉट बाई 2m। e इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v एवरेज हो जाएगा u प्लस v बाई 2, ऐसे ही होता है ना? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, तो देखो u तो 0 है प्लस v बाई 2, सो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी ना होके इट इज e नॉट बाई 2m इंटू टाउ नॉट। समझ में आ रहे? ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी। भाई इलेक्ट्रॉन चलने लगा ना यहाँ से, कितना दूर? x नॉट, कितने देर में गया? टाउ नॉट में। तो यहाँ पे स्पीड इसका 0 था और यहाँ पे स्पीड इसका v है, तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब तुम देखो कि अगर तुम ये देखते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज x नॉट बाई टाउ, तो तुम्हें क्या दिख रहा है कि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एक टाउ नॉट क्या हो गया? कम, है ना? टेम्परेचर बढ़ाया तो टाउ नॉट क्या हो गया? घट गया, कम हो गया, रिलैक्सेशन टाइम घट गया। तो रिलैक्सेशन टाइम घट गया तो ऐसा लगता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ गया, बट एक्चुअल में यहाँ देखो तो एक्चुअल क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ, ठीक है? कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है टाउ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगा, कम हो जाए। समझ में आया? हाँ क्योंकि जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्स नॉट भी घट जाएगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टकराने लगेगा ना, तो जल्दी जल्दी टकराएगा तो ड्रिफ्ट क्या होगा, कम। एक्स देखो ना कितना है, इतना है। एक्स भी तो टाउ पे डिपेंड करता है, रिलैक्सेशन टाइम पे। जब इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टकरा रहा है तो ड्रिफ्ट भी तो कम हो रहा है ना। ये नहीं समझ में आया? आगे सर ये थोड़ा एक्स नॉट बता दीजिए। बता दीजिए गधे। ठीक है, चलो फिर से देखते हैं क्या क्या बताए। ये सब बड़ा लॉजिकल चीज है, इसको समझना जरूरी है क्योंकि फिर समझाया हुआ नहीं है किताब में। अरे कहाँ चला गया रे? ठीक है, कहाँ समझाया पता नहीं, लगता मिट गया। चलो ठीक है, देखो फिर से हम समझाते हैं। ये जो हमने तुम्हें बताया, यहाँ पर तुम्हें समझ में एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हमने डिफाइन किया? इट इज द, हाँ सर ये तो आ गया। इट इज द टोटल डिस्टेंस ड्रिफ्ट बाय टोटल एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। यही डिफाइन किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये तो क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, हमने तुम्हें बताया कि जो टाउ होता है और जो एल नॉट होता है, टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, एल नॉट मतलब मीन फ्री पाथ, ये किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, मीन फ्री पाथ भी कम हो जाएगा। ठीक है, अब कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो होता क्या है देखो। ठीक है, x बराबर है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी। x हो जाएगा 1/2। a मतलब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लग रहा है, QE इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। a क्या हो जाएगा, QE बाई m। सही है? सही है? हाँ सर। is E by m. This is the acceleration of electron. M is the mass of electron. So this is E naught by m into tau square. Time is tau square. हाँ तो सर। x नॉट बाई टाउ अगर तुम देखो तो ये कितना हो जाएगा, E नॉट बाई 2m इंटू टाउ। और ये है क्या, दिस इज एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यही तो है। हाँ सर। अगर तुम सिर्फ ये देखते हो Vd इज इक्वल टू एक्स नॉट बाई टाउ नॉट, तो तुम बोलोगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, टाउ नॉट घट जाता है, और टाउ नॉट घट जाता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या तुम्हें लगेगा, बढ़ जाता है। बट एक्चुअली ये होता उल्टा है। एग्जैक्ट एक्सप्रेशन इज दिस। ठीक है, जब तुम रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम तो कम होगा, बट रिलैक्सेशन टाइम कम होने के कारण ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी जब टकराएगा तो कम दूरी जा पाएगा ना। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। समझ में आया? तो सिर्फ यही नहीं देखना, एक तो ये हो गया। दूसरा चीज ये हुआ कि हमने ये भी पढ़ा v इज इक्वल टू यू प्लस AT। तो v तो पता नहीं, u तो 0, a हो जाएगा E नॉट बाई m इंटू रिलैक्सेशन टाइम। तो ये जो v है यहाँ पे, ये है ना, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज नॉट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हमने लिया, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, सो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसका, u प्लस v/2। This is equal to average drift velocity, that is 0 plus v/2, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी ये। सो ये हो जाएगा E नॉट बाई 2m इंटू। समझ में आया क्या? इससे कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हम बोलते हैं वो एक्चुअली एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो ये सर तो जो अपनी एवरेज वेलोसिटी है, अगर अपन उसको मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम लेंगे तो एल नॉट बाय टाउ नॉट होगा क्या? एल नॉट बाय टाउ नॉट नहीं, एल नॉट तो मीन फ्री पाथ। ड्रिफ्ट एक्स ड्रिफ्ट किसको बोलते हैं, यहाँ देखो फिर तो वो आगे भटक गए। x1 को ड्रिफ्ट बोलते हैं, x2 को ड्रिफ्ट बोलते हैं, एल नॉट को मीन फ्री पाथ बोलते हैं। समझ में आया? सर ये आ गया समझ, है ना। तो x नॉट बाई टाउ, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ड्रिफ्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। समझ में आया? सर मैं एवरेज
वेलोसिटी की बात कर रहा है? मैं एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा था। एवरेज वेलोसिटी कुछ नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी नहीं होता है, वो आरएमएस स्पीड होता है, ठीक है। एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, दिस इज एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी तो कुछ भी हो सकता है, वो तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, समझ में आया? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रैंडमनेस बढ़ जाएगा, समझ में आया? उसको कैलकुलेट हम नहीं कर सकते, समझ गए? हाँ सर ये सर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी 11th में भी कहीं पढ़ा हुआ है शायद। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़े थे कि नदी में आदमी कितना बह गया, हाँ डायरेक्शन हाँ ऑफ सर। फ्लो ऑफ रिवर। तो वही चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन कितना बह गया, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। उसको इलेक्ट्रॉन के स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रॉन का स्पीड एक अलग चीज हुआ, वो तो टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर कम करोगे तो कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा, समझ में आ? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक अलग चीज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी is the velocity of electron with which it is flowing in the direction of electric field, or you can say opposite to the direction of electric, ठीक है, जिसके कारण वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाए, इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मतलब है, इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं, समझ गए? ठीक है, हाँ सर। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो रैंडम मोशन है, ये जो मोशन है टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाता है स्पीड इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, समझ गए? तो उस स्पीड के कारण ना तो कोई करंट फ्लो करता है और कुछ नहीं होता, क्योंकि वो रैंडम होता है, कोई आगे जाता है कोई पीछे जाता है, तो उस वेलोसिटी से हमें कोई लेना देना, समझ गए? अरे समझ गए? हाँ सर। ठीक है, सो ये एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हमें जिस चीज से मतलब है, क्योंकि जिगजैग मोशन के स्पीड से अपने को कोई लेना देना नहीं, समझ गया? सो ये हो गया हमारा एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ये याद रखना है एक्सप्रेशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ाएंगे तो, अबे इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ाएंगे तो कम हो जाएगी, कम हो जाएगा। सही बताओ, इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ा सकते हो तो? अरे नहीं सर वो नहीं कांस्टेंट है। है गधे, इलेक्ट्रॉन का मास को तो चेंज किया नहीं जा सकता, लो, हाँ सर, ठीक है। बोले इलेक्ट्रॉन का चार्ज कम कर दिए तो इलेक्ट्रॉन को चार्ज तुम दिए ही नहीं, कम कैसे करोगे? ठीक है, तो कई सारे चीज ऐसे हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो अपने आप चेंज है ना, ये ई और एम तो कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा घटा सकते, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने घटाने का तरीका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दो घटा दो, ठीक है। और ये रिलैक्सेशन टाइम बढ़ाने बढ़ाने का तरीका क्या है कि कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दो या घटा दो, टेम्परेचर कम कर दोगे तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा, सही। देखो टेम्परेचर बढ़ाए तो रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हुआ, टेम्परेचर अगर घटाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा, समझ गए? अरे समझ गए? देख लो, आज इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके ज्यादा लॉजिक पढ़ने में ओवरफ्लो हो जाए। अब कल इसको थोड़ा सा तुम लोग देख के आना, तो परसों फिर एक बार समझाएंगे। थोड़ा कैपेसिटर का क्वेश्चन जल्दी जल्दी खत्म करो, पैकेज का लेवल्स 1 2 3 खत्म करो, एससी वर्मा कंप्लीट करो। ये करने के बाद तुम्हें देखो जितना मेहनत कर सकते हो कर लो, क्योंकि अगले साल बहुत भीड़ हो जाएगा, ठीक है। अगर इस साल आईटी वाईटी नहीं हुआ ना, नीट वीट नहीं हुआ ना, कभी सितंबर में पोस्टपोन हुआ, सितंबर में होगा कि नहीं होगा नहीं पता, ठीक है। पता चला एक ही बार बोले 2 साल का एक ही बार ले लेंगे, तो तुम्हारे समय जनसंख्या डबल हो जाए, 10 लाख 15 लाख की जगह पे 30 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हो, समझ रहे हो बात? अरे समझ रहे हो? और सर एक तो हो गई है ना पहले से, जनवरी में। क्या बोल रहे हो? जनवरी वाली मेंस तो हो गई है ना, तो उसके लिए उस पे नहीं कर सकते। तो जनवरी वाले का तो कुछ पता ही नहीं है अभी, तो जो पिछले साल वाला है 2021 वाला, वही तो कौन बोल रहा है? भव्य जियो मीट आ गया, अरे वाह, भव्य बोल रहा है जियो मीट आ गया, अरे वाह ठीक है रे, आ गया बढ़िया, अपन ट्राई करेंगे, पहले आने तो अच्छे से, ना तो इंटरप्ट कर देगा हमको, काट के भगा देगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, चलो तब अगले दिन पढ़ते हैं।
तुम लोग जितना मेहनत अभी कर सकते हो कर लो, मौका अच्छा है, घर में बैठ के थोड़ा सा काम कर लो। देखो ऑनलाइन ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये समझ में आ रहा है, क्लास ही जैसा तो हम पढ़ा रहे हैं यार, ठीक है, हम शॉर्टकट नहीं मार रहे, ठीक है। क्लास में 1.5 घंटा पढ़ाते थे, यहाँ 1 घंटा पढ़ा रहे, बट यहाँ शॉर्टकट नहीं मार रहे हैं, हम कंटिन्यूअस पढ़ा रहे हैं। समझ रहे हो ना बात? क्लियर होता है? क्लियर होता है कि नहीं होता है? सर हो तो जाता है, क्लास में ज्यादा मजा आता है। अब यार तो मजबूरी ना है, अभी क्या करोगे, क्लास में मजा आता है, समझ में आता है, बट क्लास में आते समय एंजॉय करते हुए आते हैं, मस्त गप्पे मारते हैं, तो वो तो अलग ही बात है, बट अभी मजबूरी है, क्या करोगे, समझ रहे हो? अभी मजबूरी कब तक चलेगा अभी कुछ कह नहीं सकते ना। ओके ठीक, चलो बाय। थैंक यू।